हाय एवरीवन, स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ओडिशा के नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। दो पार्ट्स में हम इस करंट अफेयर को कवर करेंगे एंड दिस विल बी द पार्ट 1। MCQ बेस्ड पे हमारा डिस्कशन रहेगा। ओडिशा का एग्जाम भी होने वाला है, तो ये करंट अफेयर जो है वो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं। मेरा नाम है रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे रवनीत कौर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे रवनीत कौर ऑफिशियल्स एस लगा के सर्च करेंगे तो जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है किताब के बारे में एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब अपॉइंटमेंट होती है या कोई बुक रिलीज होती है तो उनके ऑथर्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अभी रिसेंटली एक किताब जो है वो बेसिकली गवर्नेंस पे किताब है। इसको चीफ मिनिस्टर के द्वारा रिलीज किया गया। ये किताब है पैंडेमिक डिसरप्शंस एंड ओडिशाज लेसन्स इन द गवर्नेंस। इस किताब को किसके द्वारा रिलीज किया गया? मैंने आपको अभी ही हिंट दे दिया है कि किसने रिलीज किया है। आप बताएंगे कि ये बुक किसने रिलीज करी। आपके ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। ओडिशा के CM के द्वारा ये किताब रिलीज की गई है, दैट इज पैंडेमिक डिसरप्शन एंड ओडिशाज लेसन्स इन गवर्नेंस। आप सब जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक में ओडिशा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इस बीमारी से लड़ने के लिए। उसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या लेसन्स ओडिशा ने सीखे इस किताब में एसेज के फॉर्मेट में, यानी कि लेख के फॉर्मेट में बताया गया है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये किताब जो है बेसिकली इसको नवीन निवास पे रिलीज किया गया। अब इस किताब के राइटर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो राइटर जो है बेसिकली वो डॉक्टर अमर पटनायक हैं, जो कि ऑलरेडी राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो ऑथर का नाम जरूर ध्यान रख लेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो भी चल रहे हैं खास करके पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में, उनको एसेज के फॉर्मेट में बताया गया है इस बुक में। ओडिशा गवर्नमेंट जो है उसने कोविड क्राइसिस को बहुत अच्छे से हैंडल किया, नेचुरल डिजास्टर की तरह इसको लिया और इससे लोगों को निजात दिलवाने की भरपूर कोशिश की। इस सेंस देखते हैं इस किताब का, यानी कि मेनली क्या हाईलाइट करती है ये बुक, खास करके ओडिशा की जो अचीवमेंट्स रही हैं उसको हाईलाइट करती है। 5T का फ्रेमवर्क ओडिशा ने किस तरीके से अडॉप्ट किया था पैंडेमिक से लड़ने के लिए, इसके बारे में भी बताती है। या फिर 5T का फ्रेमवर्क गवर्नेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होगा अक्टूबर के फर्स्ट पार्ट में, अगर आपने वो वीडियो देखा है, अक्टूबर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 5T फ्रेमवर्क के बारे में बताया था और इसका फुल फॉर्म बताया था 5T का। तो आपको कमेंट सेक्शन में 5T का फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि 5T में जो T है इनमें से कौन सा ऑप्शन उस T को सिंबलाइज नहीं करता। हो सकता है 3 ऑप्शन उस T की फुल फॉर्म वाले हों और एक ऑप्शन T की फुल फॉर्म ना हो। तो 5T जो है इनमें से आपको 5 के 5T का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 5T का जो फ्रेमवर्क है गवर्नेंस का बेसिकली वो बताता है कि ओडिशा का जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो कितना प्रोमिनेंस गेन कर चुका है, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। पैंडेमिक जैसे ही वर्ल्ड में आया था वैसे ही इंडिया भी एक तरीके से इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में स्थिर हो गया था। कोई गेन नहीं हो रहा था इकोनॉमी में हमें भी, लेकिन अब जाके सिचुएशंस नॉर्मल हुई हैं। ओडिशा ने अपने कंसर्न्स जो हेल्थ रिलेटेड थे उनको ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और पैंडेमिक के बाद से इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए टेक्नोलॉजी ने और 5T फ्रेमवर्क ने ओडिशा की बहुत ज़्यादा मदद करी है। ये जो बुक है बेसिकली वो उसी सब के बारे में बताती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के कौन से ऐसे मेंबर हैं भुवनेश्वर से जिनको रिसेंटली मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के तौर पे नियुक्त किया गया है? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसमें जो एक मेंबर नियुक्त हुए हैं वो लोकसभा मेंबर है भुवनेश्वर से। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं अपाराजिता सारंगी, अलका सारंगी, आशिमा सारंगी या फिर अनमोल सारंगी। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की एक फोरम है जिसमें कि भुवनेश्वर के मेंबर को नियुक्त किया गया है एग्जीक्यूटिव कमेटी में।
और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अपराजिता सारंगी। इंटर पार्लियामेंट यूनियन में बेसिकली इनको एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर के तौर पे नियुक्त किया गया है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है उसका नाम ही आपको क्लियर कर देता है चीजों को कि देश के जितने भी पार्लियामेंट्स हैं, मतलब देश जितने भी देश हैं दुनिया में, उनके जितने भी पार्लियामेंट्स हैं उन सब का एक ये यूनियन है। वहां पे सब पार्लियामेंट्स के जो मेंबर्स होते हैं या उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो जाते हैं इस यूनियन में। वो पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से पार्लियामेंट को डेमोक्रेसी के लिए यूज किया जा सकता है, उसके सजेशंस जो हैं उनको इनकलकेट करते हैं। सो बेसिकली अपराजिता सारंगी जो हैं ये अब एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर बन चुकी हैं यहाँ की। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है इसका जो संगठन किया गया था वो फ्रांस में किया गया था। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से। पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम ओडिशा बैग्ड 12 आउट ऑफ टोटल 18 अवेलेबल वोट्स। तो ये जो इलेक्शन हुए थे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में, इसमें 12 वोट्स जो हैं वो बेसिकली सारंगी जी को मिली हैं। आप इनका फोटोग्राफ देख सकते हैं। ये इलेक्शन कहाँ पे हुआ? किगाली रवांडा में। किगाली रवांडा में ये इलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो मीटिंग थी इस बार की वो किगाली रवांडा में हुई है। ये कौन से नंबर की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग थी अगर पूछ लिया जाए तो 145th 145वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली किगाली रवांडा में एकत्रित हुई थी और वहीं पे ये वोटिंग हुई जिसमें 12 वोट्स जो है 18 में से वो इनको मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है 20 साल में कि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है कोई वो इस इंटरनेशनल कमेटी का हिस्सा बना है। दैट्स व्हाई आल्सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इनका नाम जरूर ध्यान रखेंगे। आप इनका फोटोग्राफ देख लीजिए। मीटिंग कहाँ पे हुई थी ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि 20 साल में पहली बार इंडिया का कोई मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा बना है ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अब बात करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रांस में इसका संगठन हुआ था। बेसिकली 1889 में इसको सेटअप किया गया था। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी विश्व में पार्लियामेंट्स हैं वो यहाँ पे इसके मेंबर्स हैं। लगभग 178 मेंबर्स हैं इसके। ये पार्लियामेंट्स को और पार्लियामेंटेरियंस को एक पावर प्रोवाइड करती है यूनियन की वो किस तरीके से पीस डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकते हैं और डिप्लोमेसी की इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के हेडक्वार्टर्स के बारे में अगर पूछा जाए आपसे तो बेसिकली इट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और ये ध्यान रखना है संगठित भले फ्रांस में हुई थी, ये ऑर्गेनाइज वहां हुई थी लेकिन हेडक्वार्टर फ्रांस में नहीं है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन प्रेसिडेंट अगर पूछ लिए जाएं तो साबिर हुसैन चौधरी। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सेक्रेटरी जनरल अगर पूछे जाएं तो मार्टिन चुनगोंग। मेंबर्स कितने हैं? इस साल की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहाँ संगठित हुई थी, किस मेंबर को नियुक्ति मिली है इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर की कमेटी में, इनका नाम ध्यान रखेंगे और ये कहाँ से बिलोंग करती है, किस जगह की मेंबर हैं लोकसभा में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया कि ओडिशा गवर्नमेंट ने एक एम सेट किया है कि हम ओडिशा को स्लम फ्री कर देंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी स्लम नहीं बचेगा। और ये किस साल तक स्लम फ्री कर दिया जाएगा ये आपको बताना है। बाय विच ईयर ओडिशा विल बी स्लम फ्री। आपके ऑप्शंस हैं 2023, 2025, 2030 या फिर 2024। आंसर होगा 2023। 2023 तक ओडिशा स्लम फ्री जो है वो कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर। स्लम्स की बात करें सो बेसिकली स्लम्स एक तरीके से किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का एनक्रोचमेंट होता है, यानी कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इलीगल मैनर में लोग उसको एनक्रोच करके वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। स्लम्स को बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो बहुत बार कोशिश करती है कि रिवाइव करके यहाँ के लोगों को हम लोग मेन स्ट्रीम में उनको आवास दे सकें, यानी कि उनकी रिहायश बिठा सकें, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आज़ादी के बाद से स्लम्स की जो गिनती है इंडिया में वो दर बदर बढ़ती ही जा रही है। धारावी स्लम मुंबई में सबसे बड़ा स्लम है पूरे वर्ल्ड का, अगर आपने देखा हो या फिर उसके बारे में सुना हो। सो बेसिकली ये पब्लिक प्रॉपर्टी का इंक्रोचमेंट होता है और मेन बात है कि स्लम्स जो हैं वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो इलीगल
मैनर में रह रहे हैं तो वो किसी भी तरीके से किसी सर्विसेज की डिमांड नहीं कर सकते, जैसे कि उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा, गैस सिलेंडर नहीं है, सरकार ने पाइपलाइन नहीं बिछाई, तो वो उसकी डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी किसी इलीगल जगह में रह रहे हैं, अवैध है वो जगह उनके लिए। सो इसलिए गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि इनको स्लम फ्री किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के जो लोग हैं उनके लिए कोई उपचार नहीं किए जाएंगे, उनको किसी न किसी दूसरी जगह पे आवास दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी स्लम रिहैबिलिटेशन का प्रोजेक्ट चलाया था जिसमें बहुत सारे स्लम्स के लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाएगा अच्छी जगह पे। बहुत सारे लोगों के लिए स्कीम्स चलाई गई हैं जिसके तहत हम स्लम्स की पॉपुलेशन को एक हाउस देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना जो थी उसमें भी स्लम पॉपुलेशन को टारगेट किया गया था कि कोविड पैंडेमिक जो हुआ था उसमें स्लम में रहने वाले लोगों को भी सर्विसेज दी जा सके, खास करके मेडिकल सर्विसेज कोविड के टाइम पे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन जो है उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खास करके स्लम के लोगों को आवास दिए जा सके। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन जो है इसको साल 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसका टारगेट था कि साल 2022 तक शहरी एरिया में स्लम में रहने वाले लोगों को हाउसिंग दी जाएगी, हाउसिंग फॉर ऑल इसका ऑब्जेक्टिव था। हालांकि ये मीटअप नहीं हुआ तो अब 2024 का टारगेट सेट कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स की योजना है। सो इसी तरीके से ओडिशा गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि हम लोग ओडिशा को स्लम फ्री करेंगे ताकि वो लोग भी मेन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन है उसके साथ जुड़ सकें, इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो स्लम में रहते हैं वो कई बार क्राइम्स की तरफ इंडल्ज हो जाते हैं, ड्रग्स की तरफ इंडल्ज हो जाते हैं, या फिर वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में, जिसकी वजह से उनको लाभ वगैरह नहीं मिलते जो कि एक एम्प्लॉय को मिलने चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो स्लम फ्री करने की कोशिश कर रही है ओडिशा को बाय द ईयर 2023। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सो बेसिकली ये जो स्लम ड्वेलर्स हैं ओडिशा के, इनके लिए म्यूनिसिपल एरियाज में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अरेंजमेंट किए जाएंगे जिसमें कि ये आवास पा सकें और इस तरीके से हम लोग स्लम ड्वेलर्स को टारगेट कर सकें और उनको रिहैबिलिटेट कर सकें। 5 म्यूनिसिपल एरिया हैं ओडिशा के जहां पे ये स्लम फ्री कैंपेन चलाया जाएगा। लैंड सर्वे कहां कहां किया गया है, एक सेकंड रुकिए। सो लैंड सर्वे कहां कहां किया गया है? भुवनेश्वर, कटक, बरहामपुर, राउरकेला और सांबलपुर सिविक बॉडी। स्टेट गवर्नमेंट का जागा मिशन प्रोग्राम है, इसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस मिशन के अंतर्गत ही ये कोशिश की जा रही है कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको आश्रय दिया जा सके प्रॉपर एरियाज में, और ये जो इनक्रोच्ड प्रॉपर्टीज हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से जो उन्होंने इनक्रोच कर रखी हैं, उनको हम आजाद करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जो है उसको इनॉग्रेट किया गया। बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट ओडिशा के किस जगह पे इनॉग्रेट हुआ? एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रिटी इंपॉर्टेंट। आपके ऑप्शंस हैं ढेनकनाल, बौद्ध, कटक या फिर देवगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढेनकनाल में बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जो है उसको संगठित किया गया। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि फीफा के द्वारा ओडिशा गवर्नमेंट के साथ मिलकर कौन सा रीसेंट प्रोग्राम जो है वो ओडिशा में लॉन्च किया गया है जिसके तहत स्कूल के बच्चों को फुटबॉल में इंटरेस्ट जो है वो जागरूक होगा। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में क्वेश्चन करवाया था इसके कॉन्टेक्स्ट में। एक सेकेंड रुकिएगा। सो बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गवर्नमेंट जो है उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंतर्गत स्पोर्ट्स को और गेम्स को पूरे कंट्री में प्रमोट करने का डिसीजन लिया है। खेलो इंडिया इनिशिएटिव इसी का पार्ट है। इसके अलावा फिट इंडिया कैंपेन चलाया गया था जिसमें हम लोगों ने फिटनेस और हेल्थ का जो कॉन्टेक्स्ट था या उसकी जो इंपॉर्टेंस थी उसको खेलों के साथ जोड़ के बताने की कोशिश की थी। गवर्नमेंट ने यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए ये कैंपेन्स चलाए ताकि जो जनरेशन आज की इंटरनेट और सोशल मीडिया पे ज़्यादा फिक्स हो चुकी है वो दोबारा से रिवाइव होकर अपनी हेल्थ को समझे, फिटनेस को समझे और लोगों के साथ घुले मिले।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फीफा के साथ और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलके फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव चलाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव फीफा के साथ मिलके इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है और ये प्रोग्राम जो है इसमें लगभग 2,50,00,000 स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रुचि फुटबॉल में पैदा की जाएगी। 10 लाख फुटबॉल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में। ये गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की इसी योजना फुटबॉल फॉर स्कूल योजना के अंतर्गत किया जाएगा। सो बेसिकली अगर पूछ लिया जाए फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस एसोसिएशन के साथ मिलकर चला रही है, तो फीफा के साथ मिलकर चला रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है ओडिशा की कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने की गर्ल्स सिंगल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया एट द 34th अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स। तो ये ओडिशा की बहुत जानी मानी बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने गर्ल्स सिंगल चैंपियन का खिताब जीता है एट दिस अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ऑप्शंस है सिम्मी पात्री, तन्वी पात्री, शुभा पात्री या फिर रवि पात्री। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तन्वी पात्री। क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए कि तन्वी पात्री जो है ओडिशा की वो किस खेल से संबंध रखती हैं, तो आंसर होगा बैडमिंटन। तेलंगाना के निशांत भूखिया और ओडिशा की तन्वी पात्री ये बॉयज और गर्ल्स सिंगल में चैंपियन रहे हैं एट द अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। सो बेसिकली बॉयज कैटेगरी में तेलंगाना के प्लेयर हैं और गर्ल्स कैटेगरी में चैंपियन है ओडिशा की प्लेयर। ठीक है, ये जो आपकी बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसमें अंडर 13 रैंकिंग टूर्नामेंट जो है वो कंडक्ट जो किया गया है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ने जो कि 13 से नीचे के हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये महाराष्ट्र में कंडक्ट हुआ था, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किस जगह पे कंडक्ट हुई, क्योंकि ओडिशा से विनर है इसमें तो ऑब्वियसली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। टॉसिंग और प्लेसिंग जो थी पहले वो की गई। पात्री जो हैं इन्होंने किसको हराया? इन्होंने गौतम को हराया। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किसके अगेंस्ट ये खेली थी जिनको हरा के इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं खेलने में, इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी की है और ओडिशा के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं लॉरेंस या खुशियां लेके आई हैं ये जीत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीमिया के इरेडिकेशन के बारे में। अनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए, जो अनीमिया की मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो विमेन और चिल्ड्रन में देखी जाती है, तो उसको जड़ से खत्म करने के लिए चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा ओडिशा में किस प्रोजेक्ट या कैंपेन को लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शंस हैं राहत, पोषण, आगमन या फिर आमलन। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अनीमिया को इरेडिकेट करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लाई है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा आमलन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आमलन प्रोजेक्ट किस स्टेट गवर्नमेंट का है, तो आंसर होगा ओडिशा। आमलन प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अनीमिया को इरेडिकेट करना। अगर अनीमिया की बात की जाए तो मैक्सिमम हमारे देश में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी और इवन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है उसमें भी ये पाया गया कि मैक्सिमम हमारे देश में अनीमिया से जो ग्रसित सेक्शन है उसमें चिल्ड्रन आते हैं यानी कि बच्चे आते हैं और विमेन आती हैं। विमेन और चिल्ड्रन को अनीमिया की समस्या खास रूप से देखी जाती है, खास रूप से इनमें देखी जाती है। अनीमिया की बात की जाए ना तो आप सबको नाम इसका पता ही होगा प्रॉब्लम का। इसमें एक्चुअल में आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होते हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी भी करते हैं, रेड ब्लड सेल का काउंट बहुत कम हो जाता है। जितना एक नॉर्मल पर्सन में आरबीसी होना चाहिए अगर वो नहीं है, उससे कम है, तो हम बोलेंगे कि उस पर्सन को अनीमिया का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनीमिया मुक्त भारत ये कैंपेन या इनिशिएटिव भी चलाया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अनीमिया मुक्त भारत किस साल चलाया गया था, ईयर कौन सा था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंपेन चलाया। अनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत 6x6x की स्ट्रेटजी जो है उसको फॉलो किया जाएगा।
अगर क्वेश्चन आ जाए 6x6x स्ट्रेटजी किस बीमारी से संबंधित है या किस चीज को इरेडिकेट करने से संबंधित है, तो आंसर होगा अनीमिया। इसमें हम 6 जो पेशेंट्स होंगे अनीमिया ग्रसित उनको टारगेट करेंगे, उनको ट्रीटमेंट देंगे और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये वो अप्रोच है या स्ट्रेटजी है, ठीक है। अनीमिया की जो प्रॉब्लम है उसको इरेडिकेट करने के लिए आमलन का प्रोजेक्ट चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा। आमलन की फुल फॉर्म पूछी जाए अगर तो अनीमिया मुक्त लाख्य अभियान। अनीमिया मुक्त लाख्य अभियान। स्टेट जो है इसने मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच या स्ट्रेटजी अपनाई है ताकि अनीमिया की प्रॉब्लम बच्चों और औरतों में कम की जा सके। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम बेसिकली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट के पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट होगा, स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होगा, शक्ति एंड SC/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी होगा, ठीक है। पब्लिक हेल्थ स्कीम्स पे फोकस करते हुए ओडिशा ने बहुत सारे हेल्थ इंडिकेटर्स पे इम्प्रूवमेंट दिखाया, जैसे कि ओडिशा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है और अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हुई है। पर अनीमिया की प्रॉब्लम अभी भी उस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाई, इसलिए अनीमिया को टारगेट करने के लिए आमलन नाम का प्रोजेक्ट ओडिशा गवर्नमेंट लेके आई है। अनीमिया एक मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज है पूरे कंट्री में। अगर ये पूरे कंट्री में एक चैलेंज नहीं होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनीमिया मुक्त भारत कैंपेन कभी नहीं चलाती, ठीक है। सो बेसिकली सक्सेसफुल मैनर में आमलन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो रोल प्ले करेंगे, साथ ही साथ जरूरी है कि इसमें स्टेक होल्डर्स, सिविल सोसाइटीज, सिटीजन्स सब जो हैं वो अपना योगदान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा नवंबर की कौन सी डेट को मिलेट डे ऑब्जर्व किया गया। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलेट डे ओडिशा गवर्नमेंट ने मनाया है। ये मिलेट डे नवंबर की कितनी तारीख को ऑब्जर्व किया गया? ऑप्शंस हैं 12 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 15 नवंबर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर को ओडिशा में मिलेट डे जो है उसको मनाया गया है या ऑब्जर्व किया गया है। मिलेट के बारे में आप सब जानते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। बाजरा, ज्वार, रागी ये सब इसी में आते हैं, इवन कुटकी, कोडू ये सब इसी का हिस्सा है। और मिलेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2018 में न्यूट्री सीरियल भी डिक्लेयर किया, सीरियल्स भी डिक्लेयर किया था। न्यूट्री सीरियल्स कह लीजिए, न्यूट्री सीरियल्स मिलेट्स को डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2018 में। इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में ही नेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो भी सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा साल है जिसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन? अगर कोई भी दिन इंटरनेशनल लेवल पे डिक्लेयर होता है, मैक्सिमम वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर होता है। सो इस बार कौन सा साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होगा? ऑप्शंस हैं 2022, 2020, 2023 या फिर 2019। सो या तो ये गुजर चुका है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का साल, या फिर ये आने वाला है या प्रेजेंट में चल रहा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका साल 2023। यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को डिक्लेयर किया है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा एफर्ट पुट किया, जिसके बाद ये डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल लेवल पे। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि पूरे वर्ल्ड में अगर पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम प्रोड्यूसर कौन है मिलेट का, कौन सा कंट्री मैक्सिमम प्रोड्यूसर है, तो उसका आंसर इंडिया होगा। सो बेसिकली मिलेट्स की अब बात करते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम सब होते हैं जो कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 300 करोड़ रुपए साल 2011-12 में अलॉट किए थे मिलेट कल्टीवेशन के लिए अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और मिलेट को न्यूट्री सीरियल्स के लिए प्रमोट किया जाएगा, ये भी डिक्लेयर किया था। न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेट्स की जानते हुए साल 2018 में
गवर्नमेंट ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी सेलिब्रेट किया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मिलेट की डिमांड डोमेस्टिक लेवल पे इंक्रीज करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी डिमांड, नेशनल लेवल पे भी अगर बढ़ जाएगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही है मिलेट को, तो इससे फार्मर्स को भी फायदा होगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए कन्विंस कर रही थी यूनाइटेड नेशन को कि मिलेट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड में हिडन हंगर की जो समस्या है उसको खत्म कर सकते हैं। सो इसीलिए अब इंटरनेशनल ईयर जो है मिलेट का वो 2023 डिक्लेयर हुआ है। हिडन हंगर की प्रॉब्लम हंगर से अलग होती है। आपको भूख लग रही है, आपने सिर्फ खाना खा लिया, और आपको भूख लग रही है, आपने एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रिच डाइट खाई, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। अगर आप सिर्फ खाना खा रहे हैं, जो भी मिल गया वो खा लिया, ना तो उसमें एसेंशियल प्रोटीन है, ना फिर आपने उसमें विटामिन्स का ध्यान रखा, मिनरल्स का ध्यान रखा, तो वो खाना जो है हिडन हंगर की समस्या को जनरेट कर देता है और इससे माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। सो इसीलिए हिडन हंगर को टारगेट करने के लिए मिलेट्स आर द मोस्ट एप्रोप्रिएट सोर्स, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूट्री सीरियल्स डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ओडिशा मिलेट मिशन किस साल लॉन्च किया गया था? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस है साल 2010 में, 2009 में, 2020 में या फिर 2017 में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 2017 में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने मिशन लॉन्च किया, दैट इज ओडिशा मिलेट मिशन। फर्स्ट थर्सडे जो होता है हमारा मार्गशिरा मंथ का, उसको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मिलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो इस दिन को मेनली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि मिलेट जो है उनका प्रोडक्शन हम अपने नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इंक्रीज कर सकें, और ये बहुत इको फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट है। इको फ्रेंडली कैसे? ये एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं करता, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इसको बहुत कम चाहिए होते हैं। बंजर जमीन कम पानी में ही उग जाता है, तो इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रॉप है, तो इसलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा प्रमोट कर रही है। ये मिशन जो है ये जो दिवस है इसको 7 डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया था। अब ये जो मिशन है अपने टारगेट को अचीव करते करते 19 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच चुका है। गवर्नमेंट ने मिलेट मिशन को 30 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रमोट करने का डिसीजन लिया है। बात करते हैं इस मिशन की डिटेल की, तो ट्रेडिशनली मिलेट्स की अगर बात करें तो ये हमारे डाइट का हिस्सा रहे हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे एंशिएंट जो सिविलाइजेशन इंडिया की मानी जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी मिलेट का कंजम्पशन होता था, और ये कहा जाता है कि मिलेट जो है वो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडियन डाइट का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मिलेट को कम पानी चाहिए होता है, क्लाइमेट कितना भी हार्श क्यों ना हो, मिलेट सस्टेन कर जाते हैं। इसलिए मिलेट को डाइट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओडिशा मिलेट मिशन को साल 2017 में लॉन्च किया था। 2017 में मिशन को 30 ब्लॉक में 7 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया, धीरे धीरे करके 15 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा। अब ये 19 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर चुका है, आगे चल के 30 डिस्ट्रिक्ट्स को इसको कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा ½ एन एकड़ ऑफ लैंड चंद्रशेखरपुर मौजा में सैंक्शन कर दिया गया है। उस जगह पे स्वाभाबा काबी गंगाधर मेहर भवन बनाया जाएगा। अब आपको बताना है किस जगह पे ये स्वाभाबा काबी गंगाधर मेहर भवन बनेगा। अगर आपको पता है चंद्रशेखर मौजा कहाँ है तो दिस क्वेश्चन इज इजी। तो इसके ऑप्शन है भुवनेश्वर, देन कनाल, बौद्ध या फिर कटक। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्वाभाबा काबी गंगाधर मेहर भवन बनेगा। ½ एन एकड़ लैंड में ये बनाया जाएगा। आप यहाँ पे इनका फोटोग्राफ देख सकते हैं। सो इसी के साथ ओडिशा के चीफ मिनिस्टर जो हैं इन्होंने 3 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए हैं, यानी कि इस भवन को बनाने के लिए 3 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अब अगर बात की जाए स्वाभाबा काबी जी की, तो ये इनका पेन नेम है। ऑक्यूपेशन देखा जाए तो ये अकाउंटेंट थे। इनका जो जन्म है वो बारपाली में हुआ था, डेथ इनकी 1924 में हुई थी। किस लैंग्वेज में ये रचना करते थे? उड़िया लैंग्वेज में करते थे। किस सब्जेक्ट पे ज़्यादातर लिखते थे? भक्ति भाव, डिवोशन पे ये ज़्यादातर लिखा करते थे। सो इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे कि तपस्विनी इनकी एक रचना है,
फिर रसा रत्नाकरा, बलराम देव, प्राणाय बालारी, किचाका बाधा, इंदुमती, अयोध्या द्रुसे या फिर पद्मनी। सो ये इंपॉर्टेंट रचनाओं के नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि ये किनकी रचना है, क्योंकि इनके ही कॉन्टेक्स्ट में या इनको याद करते हुए भवन जो है वो बनाया जा रहा है। अब स्पाउस की बात की जाए तो शांता देवी इनकी वाइफ थी। चिल्ड्रन की बात की जाए तो अर्जुन मेहर, और गंगाधर मेहर की अगर थोड़ी सी डिटेल में बात की जाए तो ये उड़िया पोएट रहे हैं, कवि रहे हैं 19th सेंचुरी के। इनको स्वाभावा कवि कहा जाता था। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? गंगाधर मेहर, और इनका पेन नेम क्या था? स्वाभावा कावी। और कहा जाता है कि ये लिटरेरी मिजाज थे और इन्होंने बहुत वाइट स्टाइल में अपनी पोइट्री जो है उनकी रचना की है। डिवोशन के साथ, भक्ति भाव के साथ ये अपने रिलीजियस आउटलुक को या नज़रिए को एक पेन से, मतलब कलम से लेख लिखा करते थे या कलम से अपनी रचना को उतारा करते थे पन्ने पे, और उस तरीके से इन्होंने बहुत सारी कविताएं जो लिखी, कविताएं जो हैं उनकी रचना की है। और कहा जाता है कि इनका माइंड बहुत ज़्यादा रिच था और ये कल्चर को और रिलीजन को बहुत कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए पोएम्स जो थे वो लिखते थे। तो इनकी जो फेमस रचनाएं हैं उनका नाम जो है वो आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2022 का कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया? मेक इन ओडिशा कनक्लेव पे हमने क्वेश्चन अक्टूबर के मंथ में किया भी था बहुत डिटेल में, तो आपको बताना है कौन सा एडिशन रिसेंटली लॉन्च हुआ है मेक इन ओडिशा कनक्लेव का। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन या फिर फोर्थ एडिशन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन मेक इन ओडिशा कनक्लेव का लॉन्च किया गया। मेन फोकस है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लेके आना, ताकि स्टार्टअप का जो कल्चर है वो यहाँ पे और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने ऐसी कौन सी रिपोजिटरी लॉन्च की है जिसमें मेक इन ओडिशा कनक्लेव के डिफरेंट इवेंट्स के बारे में, उसके आउटकम के बारे में जो जानकारी है वो रखी जाएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको अक्टूबर के मंथ में करवाया था। सो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसमें फिक्की एफएलओ की जो टीम है उसको चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया है कि आप मिशन शक्ति डिपार्टमेंट के साथ मिलके ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज बनाएंगे जिससे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मेक इन ओडिशा कनक्लेव में कन्विंस हो पाएं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ पाएं। ज़रूरी है ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को क्रिएट करना, यानी कि जो भी स्टेक होल्डर इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे हमें खास करके विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे उनसे मतलब स्टार्टअप जो है उनसे क्रिएट करवाने हैं उस इन्वेस्टमेंट से। ऐसा नहीं है कि उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग ऑलरेडी किसी बड़े शहर में यूज़ करेंगे। मेन फोकस होगा ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट करना, जॉब्स क्रिएट करना। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा, जो भी स्टार्टअप क्रिएट होना चाहता है वो ग्रास रूट लेवल पे क्रिएट हो, ये आपको इंश्योर करना है। ठीक है। चीफ मिनिस्टर के द्वारा मेक इन ओडिशा कनक्लेव जो है उसके एग्जीबिशन को विजिट भी किया गया। इसमें 6 सेक्टर्स पे फोकस किया गया है। इस कनक्लेव पे 6 सेक्टर्स फोकस किए गए हैं। इसका जो थीम है वो है विजन 2025 ओडिशा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान, और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ये स्टेट में लेके आ सकता है। इंटरनेशनल ऑडियंस जो हैं वो यहाँ पे आएंगी, ओडिशा के कल्चर के बारे में, ओडिशा की जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसके बारे में जानेंगी और समझ पाएंगी कि ओडिशा में किस किस इंडस्ट्रीज का स्कोप फ्यूचर में हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने जर्मनी, नॉर्वे और जापान जो है उसको अपना पार्टिसिपेंट मेंबर बनाया है फॉर दिस मेक इन ओडिशा कनक्लेव। सो इस पोर्शन पे क्वेश्चन आ सकता है इन तीनों के नाम देके और चौथी एक और कंट्री का नाम देके कि इनमें से कौन सी कंट्री मेक इन ओडिशा कनक्लेव में पार्टनर नहीं थी। तो जर्मनी, नॉर्वे और जापान पार्टनर है। चौथा कोई भी ऑप्शन आएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।